नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैब टेक्नीशियन का जो उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जो वैकेंसी आई है उसके एमसीक्यूज की सीरीज जो चला रहे हैं उसके एमसीक्यूज नंबर 2 के बारे में। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज हमारा केमिस्ट्री का एमसीक्यूज नंबर 1 है, लेकिन अगर टोटल सीरीज की बात करें तो ये हमारा है एमसीक्यूज नंबर 2। इससे पहले मैं फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 1 डाल दिया हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को चैनल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन HELT करके लिखा हुआ है उसमें, ठीक। इसके साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी इसका PDF मिल जाएगा, लेकिन PDF अभी नहीं अपलोड करूँगा, पूरा हो जाएगा। मतलब सभी सब्जेक्ट का जितना 300 मैं बोला था MCQ पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद एक साथ सबको अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग पहले इधर से कर लो वीडियो से, उसके बाद उसको फिर बाद में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा कौन सा है टॉपिक? केमिस्ट्री का एमसीक्यूज नंबर 1, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए है सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रित सेल में, या फिर फलक केंद्रित में, या फिर इनमें से सभी। अगर क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे खाली स्थान की बात करें तो सबसे खाली स्थान होती है सरल घन, किसमें? सरल घन इकाई सेल में, मतलब इसको ही इकाई सेल भी कहा जाता है, ठीक। इकाई सेल में सबसे अधिक खाली स्थान होती है, ठीक। तो पहला का है आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं सरल घन इकाई सेल, फलक केंद्रित सेल, पिंड केंद्रित सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? फलक केंद्रित सेल में क्या होता है? पैकिंग अधिकतम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, BCG संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाट्स होता है। इसमें आपको परसेंटेज बताना कि इसकी पैकिंग दक्षता एवं वाट्स की, ठीक। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 90% तथा 10%, ऑप्शन बी है 80% एवं 20%, ऑप्शन सी है 70% एवं 30%, एंड ऑप्शन डी है 68% एवं 32%। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? पैकिंग दक्षता आपको होगा कितना? 68%, और वाट्स आपको होगा कितना? 32%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, FCC क्या चीज? FCC या फिर HCP या फिर इसे कोई CCP में पैकिंग दक्षता तथा वाट्स की प्रतिशत आपको बताना। जैसे हम लोग इसमें बताए थे, किसमें बताए थे हम लोग? इससे पहले BCC संरचना में हम लोग बताए थे, ठीक है। तो इसमें को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पैकिंग दक्षता इसमें होती है 74 एवं वाट अगर की बात करें तो होता है 26%। तो इसका सही आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। FCC का है ये, और एक उसमें क्या था आपका ए वाला 38 BCC सेल का था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या देखें? ऑप्शन नंबर ए, 74% दक्षता रहेगा और 26% क्या रहेगा? वाट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। कोई क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि कैसे होती है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है ताप के वृद्धि से, ऑप्शन बी है दाब वृद्धि से, ऑप्शन डी है सी है दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? दाब में वृद्धि से। क्या चीज? प्रेशर में वृद्धि से किसी क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। इसको याद रखना भैया, ठीक। क्या चीज? दाब की वृद्धि से किसी क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डायमंड या हीरा में पैकिंग दक्षता क्या चीज? पैकिंग दक्षता तथा खाली स्थान की प्रतिशत को आपको बताना है, ठीक। डायमंड में अगर पैकिंग दक्षता और खाली स्थान की बात करें तो इसमें पैकिंग दक्षता होती है 34%। कितना? 34%, और खाली स्थान होती है 66%। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम लोग हीरा के हीरा में बात कर रहे हैं, फिर डायमंड में, ठीक। तो सही आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 34 तथा 66%। अगला प्रश्न है, FCC संरचना में प्रति परमाणु आयन में वाट्स की संख्या क्या होती है, आपको बताना है, ठीक। इसमें एग्जांपल दिया है इस पेयर करके, ठीक। तो इसमें क्या है? ऑक्टाहेड्रल वाट्स की संख्या पूछी गई, किसमें? FCC संरचना में
क्या है, ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स की संख्या, खाली स्थान की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, 4। ठीक, इसमें 4 होती है वार्ड्स की संख्या। ये है ना आपका ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स की संख्या पूछी गई, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट है, मतलब फ्रेंकेल त्रुटि होता है इसमें, ठीक, उसी को बताना है कि किसमें फ्रेंकेल त्रुटि होता है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है डायमंड एंड ऑप्शन डी है सिल्वर ब्रोमाइड। तो फ्रेंकेल त्रुटि की बात करें तो फ्रेंकेल त्रुटि सिल्वर ब्रोमाइड में होती है, किसमें, सिल्वर ब्रोमाइड में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धन आयन तथा ऋण आयन गायब होता है, असमान संख्या में धन आयन तथा एन आयन गायब होता है, ऑप्शन सी है आयन, ऑप्शन सी है जब आयन इंटरस्टिशियल साइट में फंसता है, और ऑप्शन डी है क्या चीज, क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। क्या चीज पूछा गया, शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कब होता है, इसको आपको बताना है, ठीक। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर है इसका, समान संख्या में जब धन आयन व ऋण आयन दोनों गायब होता है, ठीक। किसी क्रिस्टल संरचना में जब धन आयन और ऋण आयन जो गायब हुए हैं उसकी संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 230 और ऑप्शन डी है 13। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 14। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अगला प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है, इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, आपको बताना है, ठीक। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है AB3, क्या होगा, AB3। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी में इसको दिया गया, तो सी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलित ठोस है। ऑप्शन है आपके सामने, हीरा ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। थोड़ा आगे पीछे हो गए, ठीक। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ठीक, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी होगा आपका साधारण नमक, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, कांच। कांच जो है क्या होगा आपका, एक अक्रिस्टलित ठोस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेरवारदार ठोस कौन सा है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है सामान्य लवण और ऑप्शन डी है ग्लास। इसका सही आंसर देखें तो बेरवारदार ठोस होता है आपका ग्लास। ग्लास जो होता है क्या चीज, बेरवारदार ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अक्रिस्टलित ठोस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है वास्तविक ठोस, ऑप्शन बी है झूठा ठोस, ऑप्शन सी है पॉलीक्रिस्टलीय ठोस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिस्टलित ठोस के रूप में जो जाना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, झूठा ठोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कौन है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वयन संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। कितनी होगी इसकी समन्वयन संख्या, 12 होगी, ठीक। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलित ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसको हमेशा देखना, इसी में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, ऑप्शन बी वे विषमदैशिक होते हैं, ऑप्शन सी वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं, ऑप्शन डी वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो जो सही नहीं है
तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंतर्गत सही कथन नहीं है कि वे दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होते, बल्कि यहाँ दीर्घपरासी व्यवस्था में होती है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 14। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है करके पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यनांक, ऑप्शन सी है निश्चित ज्यामितीय आकार एंड ऑप्शन डी है उच्च अंतरा आणविक बल। ठीक, इसमें क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ नहीं है या फिर इसका गुण नहीं करके पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है या फिर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 15। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। ऑप्शन ए है ओम सेंटीमीटर -1, ऑप्शन बी है ओम सेंटीमीटर -2, ऑप्शन सी है 0 से 1 सेंटीमीटर -1 एंड ऑप्शन डी है 0 से 1 सेंटीमीटर 2। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर -1 होता है विशिष्ट चालकता की इकाई। ठीक, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर -1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर की निर्भरता को पूछा गया है। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है समतुल्य द्रव्यमान, ऑप्शन सी है अणु द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी है सक्रियण ऊर्जा या फिर सक्रिय मात्रा। सक्रियण ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन डी है सक्रिय मात्रा बार। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज, सक्रिय मात्रा। इसके सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती क्या चीज, अभिक्रिया की दर। ठीक, अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की न आवश्यकता होती है, वह है, नहीं है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक, क्या चीज है यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वहां आपको कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1 कूलम, ऑप्शन सी है 1 फैराडे एंड ऑप्शन डी है 2 एम्पियर। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। किस लिए, 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करने के लिए, क्या चीज, 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करने के लिए 1 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। कैथोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है या फिर विघटन होता है या फिर जल अपघटन, उसको आपको बताना है। ठीक, ये आपका है अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंट में, अपचयन है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अपचयन है। ठीक, तो पहला क्या है, ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है विघटन और चौथा है जल अपघटन। जिसका सही आंसर देखें तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, विघटन होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज, वैद्युत अपघटन में की क्रिया में कैथोड पर विघटन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ऑप्शन ए है पारा सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है ईंधन सेल और ऑप्शन डी है लेड संचय सेल। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए है स्कैंडियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपका मैक्सिमम क्या चीज ऑक्सीकरण स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? आपको द्वितीयक सेल को बताना है। ठीक, पहला लोकलांसी सेल है। ठीक, ऑप्शन ए में है आपका लोकलांसी सेल। ऑप्शन ए में है लोकलांसी सेल। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, लिखने से अच्छा है। लोकलांसी सेल है ऑप्शन ए में। ठीक, ऑप्शन बी है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी है सांद्रण सेल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है एक द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है? ऑप्शन ए है टाइम इनवर्स, ऑप्शन बी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड ऑप्शन डी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाइम इनवर्स। ठीक, टाइम इनवर्स क्या चीज? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 2.31, ऑप्शन बी है 6.93, ऑप्शन सी है 9.23 एंड ऑप्शन डी है अनंत। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.93। क्या जी? 6.93 औसत आयु की आवश्यकता पड़ती है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने के लिए। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, के फॉर FeCN6 में Fe मतलब आयरन का प्रसंकरण है। ऑप्शन ए है या फिर संकरण है, इसी को बोलते हैं। ठीक, तो इसमें इस वाले जो संकुल यौगिक है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें आयरन में कौन सा संकरण है। ऑप्शन ए है sp3, ऑप्शन बी है DsP3, ऑप्शन सी है D2sp3 एंड ऑप्शन डी है DsP2। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है D2sp3। किसमें? आयरन में। ठीक, इस वाले जो संकुल यौगिक है इसमें आयरन का संकरण है D2sp3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, D2sp3 होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। देखो क्या चीज, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा गया है, अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। ऑप्शन ए है अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का, ऑप्शन बी है प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात का, ऑप्शन सी है प्रारंभिक सांद्रता का, ऑप्शन डी है अंतिम सांद्रण के वर्ग का। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक क्या चीज? प्रारंभिक सांद्रता आएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर, ऑप्शन बी है 2 विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर, ऑप्शन सी है परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात कर, ऑप्शन डी है अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित कर। तो देखो इसमें क्या पूछा गया कि किसी अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में संक्रियण ऊर्जा होती थी, तो उस ऊर्जा का मान निर्धारित करने के लिए पूछा गया। ठीक, तो संक्रियण ऊर्जा का मान हम लोग क्या करते हैं, 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके संक्रियण ऊर्जा के मान को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन सी साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है और ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को
कम कर देता है। तो कम कर देता है, उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया क्या है, फास्ट हो जाती है। तो इसी के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया फास्ट होती है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ताप क्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि अभिकारक अणु के टक्कर की संख्या बढ़ती है, मिंद फ्री पथ घटता है, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या बढ़ता है, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या घटता है। ठीक, क्या होता है जब हम लोग ताप को बढ़ाते हैं ना तो अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। तो वह क्यों बढ़ती है उसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज, अधिक ऊर्जा वाले जो टक्कर है ना उसकी संख्या घट जाती है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा का मान बहुत अधिक है तो सामान्यतः यह अभिक्रिया क्या होगी, बहुत तेज होगी, बहुत धीमी होगी, सामान्य होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो जब संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है तो जो अभिक्रिया होती है वह धीमी होती है, मतलब संक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की गति जो है एक दूसरे के विक्रम होती है। ठीक है, तो क्या समझ सकते हैं कि संक्रियण ऊर्जा का मान अधिक मतलब अभिक्रिया धीमी, संक्रियण ऊर्जा का मान कम मतलब अभिक्रिया फास्ट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी, शून्य कोटि की होगी या फिर तृतीय कोटि की होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई और अभिक्रिया के दर की इकाई समान हो तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की दर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, असत्य कथन कौन से इसको आपको देखना है। ऑप्शन ए है इसकी प्रयोगात्मक विधि से गणना करते हैं, ऑप्शन बी है दर नियम संबंध में सांद्रता की शक्तियों का योग है, ऑप्शन सी है अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती और ऑप्शन डी है अभिक्रिया दर और स्टोइकियोमेट्री में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर देखेंगे तो असत्य कथन के अंतर्गत है ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज, अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती बल्कि हर अभिक्रिया की दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो सही आंसर अपना का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन बी है कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन सी है कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन सी है वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें गलत कथन जो है हमारा है ऑप्शन नंबर सी, क्या जी, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, कभी पूर्ण होती है कभी पूर्ण नहीं होती। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होती मतलब बिल्कुल नहीं होती वाली बात नहीं है। ठीक, तो सही आंसर आप ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.6 केल्विन, ऑप्शन बी 0.693 के, ऑप्शन सी है 0.683 पर प्रति के एंड ऑप्शन डी है 0.10 प्रति के। इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, 0.693 प्रति के। किसके लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी, इसको हम लोग अर्ध आयु काल भी बोलते हैं। ठीक, तो टी हाफ का मान क्या है, 0.693 प्रति के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से करना। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। हिमांक के अवनमन की बात करी है। ठीक, ऑप्शन ए है K2SO4, ऑप्शन बी है NaCl एंड ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 के लिए हिमांक अवनमन क्या होता है, अधिकतम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध जल की मोललता होती है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 55.55 और ऑप्शन डी है 5.56। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55.55 होती है शुद्ध जल की मोललता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सहजात गुण है? ऑप्शन ए है परासनीय दाब, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी है द्रवनांक, ऑप्शन डी है वाष्प दाब। तो जो सहजात गुण है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? परासनीय दाब जो है सहजात गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हाफ गुणांक कितना होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो देखो, जब KCl की जलीय विलयन में 100% विघटित हो जाता है तो वांट हाफ गुणांक जो होता है आपका 2 होता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका है सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामान्यता पर, मोललता एवं मोल प्रभाज पर, मोलरता पर या फिर फॉर्मलता पर। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोललता। क्या जी? मोललता व मोल प्रभाज पर इसका क्या, इसका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, यहाँ पे मोललता दिया है, मोलरता नहीं दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी में मोलरता है, ठीक, तो मोलरता में ताप का प्रभाव पड़ता होगा। ठीक, तो मोललता एवं मोल प्रभाज में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है परासनीय दाब विधि, ऑप्शन बी है हिमांक में अवनमन, ऑप्शन सी है क्वथनांक में उन्नयन, ऑप्शन डी है सापेक्षिक दाब में अवनमन। तो देखो, प्रोटीन और पॉलीमर का अगर हम लोग को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम लोग परासनीय दाब विधि का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही उपयुक्त विधि है किसके लिए? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी है एसीटोना या फिर एसीटोन, ऑप्शन सी है एथिलीन ग्लाइकॉल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखो, जो एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल है जो आपके एंटीफ्रीज का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है यह जंगरोधी है, ऑप्शन सी है जल के क्वथनांक को बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? एंटी फ्रीजिंग का कार्य करता है। तो इसका अंदर सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी है बेंजीन प्लस एसीटोन, ऑप्शन सी है बेंजीन प्लस एथेनॉल, ऑप्शन डी है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा फ्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, टाइपिंग यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक, तो इसको नहीं देखना। ठीक, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो राउल्ट के नियम के जो धनात्मक विचलन का पालन करता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या जी? बेंजीन और एसीटोन। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मूलक उन्नयन स्थिरांक। तो देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूलक उन्नयन स्थिरांक जो है आपके अणुसंख्यक का गुणधर्म नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन की भार प्रतिशतता कितनी होगी? तो इसकी सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20% होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की इस एमसीक्यूज की टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपका एमसीक्यू कौन सा था? केमिस्ट्री का अगर देखें तो एमसीक्यू नंबर 1 था और टोटल देखें तो एमसीक्यू नंबर 2 था। ठीक है, मैं फिजिक्स का कितना कराया हूँ अभी, एक एमसीक्यू में 50 क्वेश्चन हो गया है
आपका केमिस्ट्री का भी कितना 50 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, टोटल आप लोगों को मैं 100 MCQ करा चुका हूँ। आज फिर से डालते हैं और हो सकता है आप थोड़ा सा जल्दी डालने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी मैं 26 तारीख तक कराने का प्रयास पूरा टोटल करूँगा, ताकि 2 दिन का आप लोगों को रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो लोग नए हो सब्सक्राइब करना, और जो ज़रूरतमंद है जो तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और जो लोग आने वाले एग्ज़ाम और जो अभी होने वाले हैं तो उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, और वीडियो में बनी रहिए, क्योंकि वीडियो हम लोग ऐसा वीडियो कराते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। ठीक, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय जोहार जय छत्तीसगढ़ तो बोलना ही भाई, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़।